डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग ध्यान दीजिए क्लास 11 मैथ में त्रिकोणमितीय फलन अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इसके कितने अनुपात होते हैं और उस अनुपात में अलग अलग कोणों का मान ज्ञात करना ये होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कोणों के मापन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आप लोग देखिए कोण मापने की पद्धतियाँ बताई गई हैं। कोण मापने की एक्चुअली 3 पद्धति आपको बताई गई है। एक आपका रेडियन पद्धति होता है, एक डिग्री पद्धति होता है, एक सटीक पद्धति, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को सॉल्व कराया जा चुका है और ये पूर्ण रूप से आप लोग समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति क्या होता है, किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को, जैसा कि कक्षा 10 में प्रीवियस क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हटके हम सभी का मान एक सर्किल के, यूनिट सर्किल के माध्यम से, यूनिट रेडियस के सर्किल के माध्यम से पूरी त्रिकोणमिति उसी पे हम बताएंगे और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। और इसमें पहले आप लोग आइए, जैसे समकोण त्रिभुज हम जानते हैं बच्चों। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। मान लीजिए आपका ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये ध्यान दीजिए कोण B क्या है, ये 90 डिग्री का सिंबल क्या होगा, ऐसे भी लगा दिया जाए तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसमें इस एंगल को हम मान लें एंगल C कितना मान लें, x मान लें, कितना कर लें, x। ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको बताया जा सकता है अगर ये x है, ये इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है, और ये भुजा आपकी आधार बेस होता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये कर्ण, और ये आपका लंब होता है। क्या हो जाएगा, लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपका आधार, क्या होगा, आधार। आपका ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जब एंगल ये x है, इसके सामने की भुजा लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, इसका आधार क्या होगा, BC आधार हो जाएगा। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जैसे कर्ण की इंग्लिश क्या होती है, हाइपोटेनियस होता है, या इसी को हम इंग्लिश में यूज करते हैं कि ये आपका x से यूज करते हैं, किससे, x। और लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर को अगर हम क्या करते हैं, P से यूज करते हैं, इससे P से, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। आधार बेस होता है, और बेस को यदि हम किससे यूज करें, B से, फैक्टर D से यूज करें। ये सारी चीजें आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, स्क्वाट होता है, कोसेक होता है, सब मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ये यहाँ से हम ध्यान दीजिए, किसकी वैल्यू निकालना चाहें, साइन x की वैल्यू निकालना चाहिए। ये पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, साइन x, तो साइन x का मान क्या होगा, अगर आप ध्यान दें L A L K K के बारे में पढ़े हैं, तो लंब L A L लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर, P/K होता है। क्या होता है, P/K, P का मतलब परपेंडिकुलर, K का मतलब P/H, H का मतलब यहाँ हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश वर्ड ही ले रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। H का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, P मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज करंट। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, तो x है, P आपका ये होगा, AB का मान कितना हो जाएगा, AC, ये आपका AB/AC, ध्यान AB/AC।
ऐसे ही हम वैल्यू निकालें cos x की, तो cos x बराबर क्या होगा, आधार आधार मतलब क्या हो गया b, बेस हो गया। अब कर्ण कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण का मतलब यहाँ हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अर्थात आधार बटे क्या हो गया कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या होगा BC, आधार कितना है BC अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AC, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, ये आपका एरिया होता है। ऐसे ही हम tan x की वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिए tan x इक्वल टू लंब, लंब बटे आधार, लंब का मतलब P, आधार का मतलब B, लंब का मतलब P हो गया परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर B AB होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा AB, यहाँ पर AB अपॉन बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका BC। ये ध्यान दीजिए, ये साइन कॉस टैन। ऐसे हम कॉट का भी निकाल सकते हैं, कॉट का निकालने, सेक का निकालने, कोसेक का, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉट होगा तो कॉट x इक्वल टू कितना होगा, कॉट x इक्वल टू कॉट टैन का उल्टा होता है, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन x, कितना लिखेंगे 1 अपॉन टैन x, ध्यान दीजिए 1 अपॉन टैन x। और 1 अपॉन टैन x क्या होगा, टैन x की वैल्यू क्या है AB अपॉन इसी की, ये B बाई कितना होगा उल्टा करना। तो सब मिला कॉट x की वैल्यू कितनी आएगी, ये BC अपॉन कितना आएगा BC अपॉन AB आएगा, कितना आएगा BC अपॉन AB, कितना होगा, क्योंकि आप जानते हो टैन कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। तो साइन कॉस टैन कॉट, इसके बाद आपका आता है सेक। तो ध्यान दीजिए सेक x किसका उल्टा होगा, वो सेक x 1 अपॉन cos x, कितना होगा 1 अपॉन cos x, ध्यान। अब cos x क्या है, cos x है, अगर ये BC अपॉन AC है तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC, कितना होगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, ये आपका सेक x होगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कोसेक x की वैल्यू। अब कोसेक x क्या होता है, कोसेक x इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन साइन x का उल्टा होता है, कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x, कितना होगा 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x। और साइन x ध्यान दीजिए P बाई H, ये H बाई P, अर्थात AC अपॉन कितना होगा, ये AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो सब मिला के ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो हाई स्कूल में ये आपको पढ़ सकते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए एक रिलेशन भी आपको बताया गया है, जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अभी अब इसका डेरिवेशन भी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए एक रिलेशन आपको बताया जा सकता है यहाँ पर, जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है cos स्क्वायर x, ये 1 के बराबर होता है, उसका डेरिवेशन अभी हम बताएंगे। और इसमें ध्यान दीजिए अगर इसी में cos से भाग देते हैं तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x। और ये फार्मूला आपका मिलेगा tan 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होगा sec स्क्वायर x, कितना आएगा sec स्क्वायर x। अगर इसी में आप ध्यान दीजिए कितने से sin x से भाग देते हैं cos x अपॉन sin x क्या होगा cot x, या यही एक होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x, क्या होगा cot स्क्वायर x इक्वल टू आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर, कितना cosec स्क्वायर x। ये आपकी सर्वसंख्या होती है और इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हल किए जा सकते हैं। अब यही से रिलेशन है, जैसे cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है तो हम sin स्क्वायर x को 75 कर देते हैं, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये सभी चीज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम महत्वपूर्ण चीज आ रहे हैं बताने, त्रिकोणमितीय फलन का मान कैसे कैसे हम sin 0, cos 0, sin 30, cos 30, 90 ये सब वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से कहाँ तक कैसे बढ़ता है,
ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, ये सारी चीज़ें आपको क्या क्लास 10th में पढ़। अब आते हैं त्रिकोणमितीय फलन का मान। यही सब आपका क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन होता है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसी बेस पर जो आगे हम बताने जा रहे हैं, इसी बेस पर पूरी त्रिकोणमिति आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री है और इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। तो यहाँ पर ध्यान दिए, त्रिकोणमितीय फलन का मान, त्रिकोणमितीय फलन का मान, फलन का मान, फलन का वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन का मान। अब त्रिकोणमितीय फलन का मान, सभी मान क्या है, एक वृत्त, एक इकाई त्रिज्या के वृत्त से रिलेटेड और उसी में पूरी त्रिकोणमिति आपको बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तो इसमें हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का मान, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दिए, एक इकाई त्रिज्या का हम वृत्त लेते हैं, बस इस त्रिज्या का, इकाई त्रिज्या का ये वृत्त लेते। यहाँ पर ध्यान क्या ले रहे हैं, इकाई त्रिज्या का एक वृत्त। और सारी चीजें क्या है, इसी बेस पर आधारित है। मान लीजिए वृत्त है और इसकी त्रिज्या हम क्या लेंगे, एक इकाई लेंगे। इसको ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका केंद्र आपका वो है, केंद्र क्या है, वो है। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर ये हम ले लें, ये आपका मान लीजिए ये एक्स एक्सिस होगा और यहां से हम ले लें वाई एक्सिस। ये आपका क्या हो गया, एक्स, और ये आपका हो जाएगा एक्स और ये आपका होगा वाई, ये वाई एक्स। ध्यान दीजिए, और इसका केंद्र कितना हो गया, ओ। केंद्र क्या है, ओ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई त्रिज्या का हम वृत्त लेते हैं। यहीं पर मान लीजिए इस वृत्त पर स्थित कोई भी तो हम ले लें P और उसका निर्देशांक a, b होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये P है और इसका निर्देशांक हम ले लें a, b। ध्यान दीजिए, और यहाँ से ध्यान दीजिए, अब केंद्र O से P को हम मिला देंगे। ये त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक इकाई है। यहाँ पर ये हम इसको मान, और यहाँ से इस पर हम लंबा, ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा, 90। तो अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, और ये एक आर्क हम ले रहे हैं, चार। सपोज कर लीजिए ये बिंदु हम ले रहे हैं A B C D। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, तो एक बिंदु यहाँ पर हम A ले लें, ये आपका हो जाएगा B, ये D होगा, ये C होगा, ये D होगा, D होगा। अगर यहाँ पर हम एक PD, आर्क PD की लंबाई हम x लें, कितना लें, यहाँ PD की लंबाई हम क्या ले लें, x, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये आर्क अर्थात चाप की लंबाई कितनी होगी, x होगी। तो आपका ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हम लेंगे x रेडियन। कितना हो गया, x क्या होगा, x। और मान लीजिए P से इस पर जो लंब डाला गया है, ये बिंदु आप ले लें m, कितना ले लें, m। तो ध्यान दीजिए, ये बिंदु हम m लें, और इसमें ध्यान दीजिए, अगर इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो OP का मान कितना होगा, OP का मान 1, कितना होगा, OP का मान 1 होगा। और ये आर्क आपका PD की लंबाई कितनी है, x है, तो ये एंगल क्या होगा, PAM। PAM क्या होगा, x रेडियन, कितना होगा, x रेडियन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब ये एक है और बिंदु P का निर्देशांक क्या है, AB है, क्या है, AB है। जरा P से इस पर लंब डाला गया है, तो OM की दूरी, OM की दूरी यहाँ से x अक्ष पर दूरी क्या होगी, ये निर्देशांक से, OM का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। OM का मान आपका कितना हो जाएगा,
ये आपका ए होगा। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिए पीएम, पीएम का मान क्या होगा, इसका जो वाई निर्देशांक होगा, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मान आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहीं पर ध्यान दीजिए अगर ये इकाई त्रिज्या का वृत्त है तो पी बिंदु का निर्देशांक ए बी है, अर्थात एक्स निर्देशांक ए है, वाई निर्देशांक बी है, ध्यान दीजिए। तो जरा यहाँ पर अगर एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पर बिंदु डी का निर्देशांक कितना होगा, ये इकाई त्रिज्या का वृत्त है तो एक्स अक्ष पर एक इकाई गया और यहाँ पर वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ये बिंदु डी का निर्देशांक क्या होगा, 1,0 होगा, कितना होगा 1,0। और बिंदु ए का निर्देशांक कितना होगा, यहाँ से वाई कितनी गई है, रेडियस क्या है 1 है, तो यहाँ पर वाई 1 होगा, लेकिन एक्स क्या होगा, वाई एक्स पर 0 होगा। तो यहाँ पर आपका 0, कितना होगा, 0,1 होगा। ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से देखिए ये दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर -1 जाएगा, ऋणात्मक इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो बी निर्देशांक आपका कितना होगा, -1,0, कितना होगा, -1,0। समझ में आ रहा होगा। यहाँ सी आई, वाई के नीचे की तरफ दूरियां ये भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर एक्स क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 होगा और वाई निर्देशांक कितना होगा, नेगेटिव होगा, माइनस, क्योंकि ये त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, 1 यूनिट, 1 इकाई। तो ये सारी चीजें ये स्पष्ट हो गई। अब यहाँ से आप लोग जानते एक हमें संपूर्ण त्रिभुज मिल गया, कौन सा संपूर्ण त्रिभुज, OMP में। और OMP में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े ही होंगे। क्या होता है, इसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पथ का बना हुआ शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होगा, इसका भी प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कौन सा ट्रायंगल दे रहा है, इन राइट ट्रायंगल OMP, ध्यान रखिए इन राइट ट्रायंगल OM ट्रायंगल ले लें OMP में ध्यान रखिए OMP में अगर यही हम साइन एक्स की वैल्यू चाहते हैं तो साइन एक्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन एक्स पर लंब कितना होगा, PM अपान कर्ण। और यहाँ पर ध्यान दीजिए PM की वैल्यू क्या है, PM अपान कर्ण कितना है आपका, OP है, कितना है, OP है। तो एक PM की वैल्यू क्या है, PM की वैल्यू B है, तो यहाँ पर आपका B अपान कितना है, B/1 आ गया, अर्थात ये किसके बराबर होगा, B के ही बराबर होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए अर्थात ये आ जाएगा आपकी PM की वैल्यू कितनी है, PM = B का मान, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और इसी प्रकार हम निकाल में ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू cos x की है, तो यहाँ पर cos x कितना होगा, आधार कितना होगा, OM का मान कितना A है, तो OM अपान और कर्ण कितना आपका, कर्ण OP, यहाँ कर्ण आपका OP होगा। और OM की वैल्यू क्या है, A/1 कितना है, ये A के बराबर होगा। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं OM की वैल्यू क्या है, A होती है, यहाँ पर OM क्या होता है, OM A होता है। यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें यही क्या क्या मिल गया, सिंस हमें sin x की वैल्यू क्या मिल गई, sin x B, क्या आ गया, sin x B आ गया, एंड cos x कितना आया, ध्यान दीजिए cos x A आ गया, cos x की वैल्यू क्या है, अर्थात यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें जो बिंदु P का निर्देशांक x निर्देशांक A का मान क्या है, cos होगा, और इसका जो y निर्देशांक B है, B की वैल्यू आपकी कितनी होगी, B sin x। अगर इसी में हम देखिए समकोण त्रिभुज जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, अब त्रिभुज किसमें या समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज, अभी जो फार्मूला भी बताया ना समकोण त्रिभुज, अब ले लें कौन सा, समकोण त्रिभुज ले लें OMP, इसमें ले लें OMP में, OMP में सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पथ का बना हुआ से दो भुजाओं के बने वर्गों के ऊपर के
बराबर होता है। अर्थात अगर दो भुजा ए और बी दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको कितना होगा 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर का मतलब कितना आया 1 आया। ये सारी चीजें आप लोग आइसोलेट पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अर्थात क्या होगा, बेस का स्क्वायर ओएम स्क्वायर प्लस क्या आ गया बीएम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओपी स्क्वायर, और यहाँ पर ओएम की वैल्यू कितनी है ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर मींस 1 होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू अपनी हुई जा रही है, ए कितना है cos स्क्वायर एक्स, कितना है cos स्क्वायर एक्स, बी कितना है sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक जगह कितना लिख दें cos स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इसको तो कितना आया 1। और ये किससे आया है, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो सभी लोग ये ध्यान देंगे और इसी से शेष सब संख्याएं आपकी निकाली जाती है। यहाँ सभी लोगों के यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं, जैसे बिंदु एट ए बिंदु ए पर आते हैं, एट ए बिंदु ए पर आते हैं, ए में यहाँ पर देखिए यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर ए का मान आपका कितना होगा 0 होगा, ए का मान 0 होगा और बी का मान कितना होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ से देखिए यक्ष पर ये जाते हैं, यक्ष को लेते हैं, बिंदु बी का निर्देशांक कितना माने हैं ए कामा बी, ध्यान दीजिएगा। अब यक्ष एंगल पर बिंदु बी का निर्देशांक क्या है ए कामा बी। अगर इसी एंगल को घुमाते घुमाते हम ये क्या परपेंडिकुलर एट ए पर ले आएंगे बिंदु अर्थात 0 कामा ए पर आएगा, क्योंकि कितने एंगल का कोण यक्ष बराबर कितना होगा π/2 होगा। याद रखिएगा, बहुत बहुत चीज है। तो यहाँ पर ये आपका आएगा यक्ष बराबर कितना हो गया π/2, अर्थात ये आपका π/2 होगा। π/2 पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं sin π/2 cos π/2 की वैल्यू। ऐसे हम घूमते घूमते आ जाए बिंदु बी पर, और बी पर यहाँ पर ध्यान दीजिए एंगल ये पूरा कितना हो 180 अंश होता है, और 180 अंश को हम रेडियन क्या लिखते हैं पाई लिखते हैं, या π/2 पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, ध्यान दीजिए। और ये आपका कितना आया बी बिंदु पर ये घूमते घूमते कोण आ गया कितना पाई का मतलब कितना है 180 अंश, कितना आ गया 180 अंश, ध्यान दीजिएगा। और फिर ये घूमते घूमते हम कहाँ पर आ जाएंगे बिंदु सी पर आए, तो बिंदु सी पर ये कितना कोण बढ़े, ये आपका 90 हो गया 90 हो गया 90 हो गया, तो 270 अंश आएगा, कितना आएगा 270 अंश, अर्थात रेडियन में करेंगे तो ये 3π/2 आएगा। तो बिंदु सी पर ध्यान दीजिए, तो सी का निर्देशांक अर्थात 3π/2 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 270 अंश। पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर त्रिकोणमिति जो है इसी वृत्त पर ही पूरा है। अब यहाँ से ध्यान दिए, अगर बिंदु हम डी का निर्देशांक निकालते हैं, बिंदु डी का निर्देशांक आपका 1,0 है, लेकिन डी क्या है, अब देखिए घूमते 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 पूरा कितना आ गया 360 अंश आएगा, कितना आएगा 360। तो डी बिंदु पर ये आपका एंगल कितना होगा 360 को हम लिख सकते हैं रेडियन में कितना 2π रेडियन, या इसी के डिग्री में क्या लिख सकते हैं 360, कितना लिख सकते हैं 360 अंश, ध्यान दीजिए ये आपका आ जाएगा 360। अब यहाँ पर अलग अलग जैसे हम वैल्यू आपको निकाले होंगे हाई स्कूल में 0 से 90 के बीच, यहाँ हम निकालेंगे आगे और बड़े कोण का, जैसे 180 अंश का मान, 270 अंश का मान, 360 अंश का मान, 120 अंश का मान, 135 अंश का मान। तो सारा कॉन्सेप्ट कितना है इसी बेस पर है। अब सभी लोग जानते हैं यहाँ ये सारी चीज क्लियर हो गई है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 इकाई की लेकर हम सारा डेरिवेशन करेंगे। अब इसमें आते हैं जैसे sin x का मान, यहाँ पर ध्यान दें। अब ये क्लियर हो गया है, इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को आप देखिए। अब यहाँ पर क्योंकि हम वैल्यू निकालें, फिगर इसी में है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम निकाले हैं sin x कितना आया है, sin x का मान आपका d कितना है d, एंड cos x का मान कितना है
एंड cos x इक्वल टू a, अर्थात बिंदु B पर आएंगे इसका निर्देशांक a बराबर कितना होगा, a बराबर आपका cos x होगा और b बराबर कितना होगा sin x। अब हम ध्यान दें किस पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट a 0,1 पर आते हैं, 0,1 पर 0,1 पर x क्या हो गया, ध्यान घूमते घूमते ये 90 डिग्री है, कितना आ गया 90 डिग्री। अब इसी पर एड पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, एड पॉइंट a पर हम निकाल रहे हैं, एड पॉइंट a बहुत आसान है, एड पॉइंट a, पॉइंट a का निर्देशांक कितना है, a का निर्देशांक आपका है 0,1, 0,1। यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू हम ले लें पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 का तो रेडियन में और इसी को एंगल में मतलब डिग्री में क्या लिख सकते हैं, यही हम लिख सकते हैं 90। और यहाँ पर sin x का मान क्या है, a बराबर कितना है, a बराबर आपका sin x बराबर कितना है, sin x बराबर b, यहीं पर sin x या यहीं पर हम देखें a का निर्देशांक x a बराबर कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा a बराबर 0, a बराबर 0 का मतलब क्या है, एक x निर्देशांक, यहाँ पर x निर्देशांक क्या है 0 के बराबर है और y का मतलब b निर्देशांक किसके बराबर है 1 के बराबर। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बार कॉन्सेप्ट हो गया पूरा रिकॉर्डिविटी है, इसमें पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिविटी है आपका। तो एट पॉइंट हम इसमें निकालना है a और यहाँ पर ध्यान दें x क्या है पाई बाई 2 होगा, कोण क्या होगा, ये घूमते घूमते कहाँ तक आ गया 90 डिग्री। और यहीं पर a का मान मतलब इसका x निर्देशांक कितना हो गया 0 हो गया और यहीं पर इसका y अर्थात b का मान क्या होगा, b का मान 1 होगा क्योंकि इसका निर्देशांक क्या माना गया है a, b। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब इसी पर अगर हमें sin 90 का मान निकालना हो, cos 90 का मान निकालना, इस x इक्वल टू 90 डिग्री अतः हम निकाल सकते हैं, अतः ध्यान दीजिएगा इस पर पहले निकालते हैं sin 90 की वैल्यू, sin 90 का मान कितना होगा, sin 90 का मान 90 पर और यहाँ 90 पर क्या होगा, इसका sin 90 इक्वल टू b और b का मान कितना आया 1, अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए b इक्वल टू कितना है 1, sin 90 की वैल्यू 1 आएगी। अगर यही हम cos 90 की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू cos 90 डिग्री की वैल्यू ध्यान दें, cos 90 डिग्री इक्वल टू cos बराबर देखिए cos x बराबर a है, इसका a निर्देशांक होगा अर्थात यहाँ आपका a होगा और इस बिंदु पर a का निर्देशांक कितना है, a का निर्देशांक 0 है, ये आपका 0 है, कितना है 0। तो sin 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और cos 90 की वैल्यू 0 आई, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम घूमते घूमते कहाँ तक आ जाए 180 अंक। अब यहाँ पर इस बिंदु पर आ रहे हैं एट ए पॉइंट B, यहीं पर हम निकाल लें एट पॉइंट B, एट पॉइंट B और B का निर्देशांक क्या है ऋणात्मक -1, -1, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे 180 अंक, क्योंकि ये है पूरा घूमते घूमते कितना आ जाएगा 180 अंक। x इक्वल टू क्या ले लें 180 अंक, 180 अंक ले लें और यहाँ पर a का मान कितना हो गया a इक्वल टू -1 हो गया और b का मान कितना होगा b का मान 0 हो गया, b का मान 0 हो गया। अब हम यही निकाल सकते हैं कितना, अतः sin की वैल्यू निकालें sin 180 का मान, ध्यान दीजिए sin 180 अंश का मान, sin 180 अंश यहाँ पर आप देखें sin a इक्वल टू b होता है, ये आपका b का मतलब इसका y निर्देशांक और b का मान कितना आया 0, b का मान क्या है 0, तो sin 180 का मान 0 होगा। ऐसे ही हम क्या निकालें cos 180 अंश, cos 180 अंश का मान, cos 180 अंश कितना होगा ध्यान दीजिए 100 cos x, यहाँ पर क्या है cos x इक्वल टू a, इसका निर्देशांक a होगा और a बराबर कितना हो गया -1,
अब इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे फिर आ जाए यहाँ 270 अंश, कितने पर आ जाए 270 अंश पर 270 साइन 270 साइन 270 अर्थात साइन x बराबर b है, और साइन 270 अंश बराबर कितना होगा -1, और cos 270 अंश cos x बराबर a, इसका जो a निर्देशांक होगा अर्थात cos 270 अंश बराबर कितना आएगा a का मतलब यहाँ पर ये 0 है। इसी प्रकार हम घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ पर 360 अंश, तो 360 पर भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ एक वैल्यू और हम निकाल दे रहे हैं 270 का, यानी इस पॉइंट पर हम ले जा रहे हैं 8 पॉइंट सी का निर्देशांक यानी 0, -1 कितना है 0, -1, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 270, x कितना आया 270, ध्यान दीजिए कैसे 270, क्योंकि ये अभी तक घूम रहा है, आपको बताया गया है में कोण जब क्या है प्रारंभिक रेखा घड़ी के सूर्य की विपरीत दिशा में घूमती है तो वो क्या होता है धनात्मक कोण बनाता है, और ऐसे जब घूमेगी क्लॉकवाइज घड़ी की सूर्य की दिशा में वो ऋणात्मक कोण होता है। ये आपका कितना होगा x 270, यहाँ पर बिंदु C पर a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल आपका 0 है और b इक्वल कितना है b इक्वल -1, ध्यान b इक्वल -1। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू साइन 270, साइन 270, तो साइन 270 ध्यान दीजिए साइन 270 का मतलब क्या है, यहाँ से साइन x इक्वल b, यहाँ पर आपका b होगा और b का मान कितना है -1, कितना है -1। ऐसे हम निकालेंगे कितना cos 270 का मान, यानी कि cos 270 अंश का मान, तो cos 270 अर्थात cos x इक्वल कितना है a है, तो यहाँ पर a हो जाएगा, और a का निर्देशांक उस बिंदु पर a का निर्देशांक कितना है 0 है, तो cos 270 अंश का मान कितना आएगा 0 आएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको मिल गया कितना, यहीं से ध्यान रखिए साइन 270 का मान, साइन 270 की वैल्यू कितनी आ गई 270 अंश का मान -1 होगा, एंड cos 270 का मान cos 270 अंश का मान कितना होगा 0 होगा। ये आप सभी लोग यहाँ से ध्यान दें, ये वैल्यू ऐसे हम 360 अंश का भी मान निकालते हैं। यहाँ से आ गया cos 90 अंश साइन 90 अंश cos 90 का मान, और यहाँ से 180 का मान ध्यान दीजिए, ये आपका साइन 180 cos 180 का मान, ऐसे साइन 270 अंश cos 270 अंश का मान। अब ऐसे ही हम यहाँ बढ़ेंगे, ध्यान इस पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका 360 मिलेगा, और प्लस ये है कि सीधा करेंगे तो ये 0 अंश भी यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा यहीं पर हम लिखते हैं इस पर 0 अंश भी मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा 0 अंश। अगर इसी पर कोण बनाया ये इनिशियल लाइन हमारी, उसी पर एंगल क्या होगा 0 होगा, और इसका कोण क्या क्या दो कोण मिल गया 360 अंश और 0 अंश। अब आते हैं ध्यान पहले चतुर्थांश में, अब बाकी एक साड़ी आपको बड़ी सी टेबल बनाएंगे जिससे 0 से लेकर 360 अंश का मान हम क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए धनात्मक ऋणात्मक किसके सब मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहले चतुर्थांश में अगर इसको देखा जाए ये आपका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, कितना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें ए और बी क्या है दोनों धनात्मक क्या है, अर्थात साइन भी कॉस भी धनात्मक है, साइन भी धनात्मक है, और साइन और कॉस ऑलरेडी तो धनात्मक ही होगा। तो सब मिला के पहले चतुर्थांश में हम देखेंगे आर कॉस क्या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होगा आर कॉस, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आर कॉस, अर्थात साइन से लेकर कोसेक तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट चतुर्थांश में क्या है ये कॉसिक होते हैं। और इसका हाई स्कूल में कॉन्सेप्ट दूसरा था, यहाँ पर हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में ए और बी
ए का मतलब आपका क्या निकाला गया? ए का मतलब cos x और sin x दोनों धनात्मक हैं। तो cos x sin x धनात्मक है, तो tan x क्या होगा? sin x अपॉन cos x, वो भी धनात्मक होगा। और बाकी अगर sin x धनात्मक है तो cosec x भी धनात्मक होगा, cos x धनात्मक होगा, तो sec x भी धनात्मक, अर्थात r cos। अब इसमें हम आते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपका क्या है? cos x ऋणात्मक है, क्या है? cos x ऋणात्मक है और sin x धनात्मक है। अगर sin x धनात्मक है तो sin का उल्टा क्या होगा? cosec x धनात्मक होगा, क्या होगा? तो यहाँ sin और cosec क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, sin भी पॉजिटिव होगा और cosec भी पॉजिटिव होगा, क्या होगा? यहाँ पर cosec भी पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए, दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पर आपका क्या है? cos x की वैल्यू -1, तो -1 क्या है? निगेटिव है। और 0 क्या है? sin x की वैल्यू 0 है, 0 आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो आपका sin पॉजिटिव है तो sin का उल्टा क्या व्यतिक्रम क्या होता है? cosec, तो cosec भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर cos निगेटिव है तो sin अपॉन cos tan क्या होगा? निगेटिव होगा। या 1 अपॉन cos करते हैं, sec क्या होगा? वो भी निगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा? sin और cosec पॉजिटिव होगा। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान दिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू आपकी क्या है? x की वैल्यू आपकी क्या है? cos x इक्वल टू a। ये आपका cos x यहाँ पर देखते हैं क्या है? धनात्मक है, क्या है? cos x धनात्मक है और sin x क्या है? ऋणात्मक। cos x धनात्मक है, sin x ऋणात्मक है। तो sin x अपॉन cos x यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा tan x। कौन सा? sin x अपॉन, यहाँ पर sin x, cos x आपका क्या है? ऋणात्मक है और sin x क्या है? धनात्मक है। तो sin x अपॉन cos x कितना होगा? tan x भी यहाँ पर धनात्मक होगा। कौन सा धनात्मक होगा? tan x आपका पॉजिटिव होगा और tan x का उल्टा आपका cot x भी पॉजिटिव होगा। कितना होगा? cot x भी पॉजिटिव होगा, cot x यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ऐसे इस चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं cos x आपका क्या है? धनात्मक है, तो cos x धनात्मक, यहाँ पर भी cos x धनात्मक है। तो ऑलरेडी cos x धनात्मक है, cos का उल्टा क्या होगा? sec x। तो यहाँ पर कौन सी क्वाड्रेंट? यहाँ पर आपका sec x क्या है? कौन सा धनात्मक होगा? ये आपका cos x, cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब नेगेटिव ऋणात्मक होगा। इसको पुनः ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश में cos x sin x दोनों क्या है? धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, अर्थात sin x भी धनात्मक होगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। इसमें ध्यान दीजिए, cos x आपका धनात्मक है, यहाँ पर cos x क्या है? ऋणात्मक है, तो ऑलरेडी cos x ऋणात्मक होगा। sin x दूसरा निर्देशांक, sin x क्या 1 धनात्मक है, यहाँ पर sin क्या है? धनात्मक है, तो sin धनात्मक है तो इसका उल्टा cosec भी धनात्मक होगा। इसमें आते हैं, यहाँ पर आपका cos x है और यहाँ पर cos x 0 है, ये दोनों आपका क्या है? ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ऑलरेडी ये क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। यहाँ पर sin x भी ऋणात्मक होगा, cos x भी ऋणात्मक होगा। और जरा आते हैं, अगर sin x, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट, sin x आपका क्या है? यहाँ पर sin x आपका पॉजिटिव, sin x पॉजिटिव। ये देखिए x निर्देशांक का मतलब क्या है? ये y निर्देशांक b की वैल्यू। यहाँ पर sin x क्या है? यहाँ पर sin x आपका x निर्देशांक, a निर्देशांक, cos x, sin x आपका b 0 होगा। और यहाँ पर हम आते हैं, sin x का मान कितना है? sin x का मान -1। यहाँ पर sin x कितना होगा? sin x आपका निगेटिव होगा। जब sin x यहाँ पर निगेटिव तो ऑलरेडी क्या होगा? यह आपका निगेटिव होगा, sin x क्या होगा? निगेटिव होगा। tan x आते हैं, अब यहीं पर cos x की वैल्यू ध्यान रखिए, cos x पहला निर्देशांक है, तो cos x कितना है? यहाँ पर सपोज कर लीजिए cos x आपका -1 है, यहाँ पर cos x कितना है? 0 है, cos x 0 है। या sin x की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू क्या है -1 है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है -1 है। अगर साइन एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पर क्या है cos x माइनस है, यहाँ पर sin x माइनस है, तो sin x अपॉन cos x क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, अर्थात tan x क्या होगा पॉजिटिव होगा। tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो cot की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी शेष सभी क्या होंगे sin cos sec cosec क्या होगा नेगेटिव होगा। ऐसे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए sin, यहाँ पर sin है कि sin की वैल्यू क्या -1 है, -1 साइन नेगेटिव है, इसका उनका कोसेक भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पर cos देखिए, और यहाँ पर साइन क्या है, साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आते हैं cos की वैल्यू cos 0 है, यहाँ पर cos 1 है, तो यहाँ पर दोनों धनात्मक है तो cos धनात्मक होगा, अर्थात cos का उल्टा कोसेक भी धनात्मक। इसमें क्या क्या होगा, cos और sec आपका धनात्मक होगा। ऐसे ही सभी चारों अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सेम इसी सर्किट पर सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम इसका एक मान सारी बनाने के लिए